वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है में आज हमारे पास तमाम सारी अपडेट लेकर के जुड़ चुके हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र संदीप ग्रोवर जी। संदीप जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और इस सेगमेंट में हमारी लगातार हमेशा कोशिश ये रहती है कि जितनी अच्छी बेहतर कवरेज हम आईपीओ बाज़ार को लेकर के दे सकें और वो हम देने की कोशिश करते हैं। और आज आप आए हैं तो निश्चित रूप से और ज़्यादा आनंदित होंगे हमारे दर्शक, क्योंकि आपका जो आकर्षण है वो दर्शकों को काफ़ी बांधता है। तो आज की बात करें अगर, तो एक तो सबसे पहले शुरुआत इस बात से करते हैं कि नए आईपीओस की भी क्या शुरुआत हो रही है, वहाँ पर क्या कुछ स्थिति, कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे आज आप? बहुत शुक्रिया आपका, इतने ऊर्जावान आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है आप दर्शकों से, हमारे जो महीना के दर्शक है वहाँ से पूरी ऊर्जा लेते हैं और मेरी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिल्कुल, मैं जब भी जुड़ता हूँ आप कुछ अलग नए अंदाज में, कुछ अलग ही शब्दों से आप क्रिएटिव होकर मेरा स्वागत करते हैं, तो मैं तो भाव विभोर हो ही जाता हूँ। लेकिन क्रिएटिविटी की दाद देनी पड़ेगी आप। नहीं, उसके पीछे कारण है। जो व्यक्ति अलग हो, थोड़ा सा भीड़ से अलग जो चेहरा होता है, उसके लिए शब्द भी भीड़ से अलग जो है इस्तेमाल करने पड़ते हैं। प्रीमियर एनर्जीज की बात कर लेते हैं। चलिए शुरुआत कीजिए। प्रीमियर एनर्जीज 27 तारीख को ही आईपीओ खुला था। मेन बोर्ड से शुरुआत कर रहा हूँ। 27 से 29 तारीख इसकी डेट थी और 427 से 450 रुपये ये इसका प्राइस बैंड है। 2830 करोड़ रुपये ये कंपनी जुटाना चाहती है। फ्रेश इशू है 1291 करोड़ रुपये का और इसमें ओएफएस का पार्ट भी है। 1539 करोड़ रुपये इनके जो मौजूदा निवेशक हैं वो जुटाना चाहते हैं। और आज इसका आखिरी दिन है और 12:15 तक हमने जब इसके रिसर्च तैयार करी थी तो 12 गुना से ज़्यादा के जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं वो ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। और करीब करीब 400 रुपये के आसपास का आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम नजर आएगा। 450 रुपये का हायर बैंड है और 400 रुपये के आसपास पर शेयर अगर आप देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ को देने के लिए तैयार है। तो ये उम्मीद करें कि शानदार लिस्टिंग हो सकती है यहाँ पर। जिस तरीके के फिलहाल नंबर्स तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से ग्रे मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा प्रीमियम दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये बात जो है चलते हैं सीधे सीधे अंशुल जी से ही पूछ लेते हैं। अंशुल सर, क्या आपने थोड़ा अध्ययन किया हो अगर तो, और अध्ययन करते ही हैं आप निश्चित रूप से मेन बोर्ड आईपीओस का, क्या लग रहा है यहाँ पर क्या पैसे लगाने चाहिए? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने जो भी लिस्टिंग देखी है काफ़ी अच्छी, काफ़ी शानदार देखने को मिली है। तो क्या जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं उनके पैसे बनते हुए दिखाई देंगे और क्या सेकेंडरी मार्केट में चेस करना चाहिए इसे? देखिए, मेन बोर्ड आईपीओ तो हम स्टडी करते हैं, लेकिन मनी 9 को देखने के बाद या मनी 9 पे आने के बाद से एसएमई आईपीओ भी स्टडी हमने करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपके सवाल एसएमई आईपीओ पे भी आते हैं। जी, तो ये हमको आईपीओ अच्छा लग रहा है, इसके प्रोस्पेक्टिव्स काफी अच्छे लग रहे हैं। हम इसको लिस्टिंग गेन्स के प्रोस्पेक्टिव से रिकमेंड कर रहे हैं। लिस्टिंग के बाद अगर ये आईपीओ बेस बनाता है तो फिर हम ट्रेडिंग के लिहाज से भी रिकमेंड करेंगे, बट लिस्टिंग गेन के लिहाज से हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि इशू में बहुत ज्यादा ओएफएस या इस टाइप की कोई दिक्कत हमको समझ में नहीं आ रही है। फ्रेश इशू है, कंपनी के पास पैसा जाएगा और कंपनी के पास जिस हिसाब का पैसा जा रहा है उसका एक्सप्लेनेशन जो इन्होंने दिया है वो एक्सपेंशन की तरफ ज्यादा दिख रहा है। तो कंपनी के बॉटम लाइंस थोड़े से अच्छे होते हुए दिखेंगे। इस वजह से हमको लिस्टिंग गेन के लिए स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, बट लिस्टिंग के बाद आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरे को बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया स्टॉक, लेकिन लिस्टिंग में अच्छा गेन मिल जाएगा। इस बीच हमारे दर्शक और ज़्यादा मतलब जो है अपडेट रहे हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं हम लोगों को। वाओ साइंस इंडिया के नाम से हैं, कह रहे हैं कि 24 गुना हो गया है अब सब्सक्रिप्शन। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आप अपडेट ऐसे ही देते रहिए हम लोगों को, हमारे तमाम दर्शकों को। सर लेकिन जो है यहाँ पर जो है क्या लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई व्यू रहेगा क्या सर, या अभी खाली लिस्टिंग पर ही फोकस रखने की कोशिश रहेगी? देखिए विपुल जी, मैं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स नहीं स्टडी करता हूँ, और देखिए चार्ट हमेशा ऑलमोस्ट ऑल द टाइम चार्ट डोमिनेट करता है। आईपीओ को ट्रेड करने का तरीका यही होता है कि लिस्टिंग के पहले, दूसरे या तीसरे दिन अगर प्रॉफिटेबल है तो 3 दिन तक होल्ड कीजिए। अगर लॉस में लिस्टिंग हो रही है तो इमीडिएट एग्जिट कीजिए। उसके बाद वेट कीजिए 8 से 10 हफ्ते। अगर आईपीओ बेस बना है और ब्रेकआउट आया तो वापस लॉन्ग कीजिए, वरना स्टॉक को 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं आईपीओ बेस बनाने में। पीईजीएल एक एग्जाम्पल है जिसमें 13 साल लगा दिए थे आईपीओ बेस बनाने में और ब्रेकआउट आया था। तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि तीसरे दिन एटलीस्ट आपको एग्जिट करके फिर बेस के ब्रेकआउट के बाद ही लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लाना चाहिए स्टॉक को। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। चलिए, इस बीच कल से एक और नया आईपीओ खुला हुआ है और वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वहाँ पर भी इसी तरह के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं या फिर थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है? इसके लिए चलते हैं संदीप जी के पास। संदीप जी बताइए।
सब्सक्रिप्शन तो अच्छा है। कल जो खुला है आईपीओ वो है इकॉस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी का। 30 तारीख यानी कल तक ये खुला रहेगा। 318 से 334 रुपये का प्राइस बैंड है। ये 601 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से ओएफएस है। कंपनी के पास कोई रकम नहीं आएगी। मौजूदा निवेशक 601 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाएंगे और आज 12:15 बजे तक अगर आप देखें 6:45 गुना के आसपास का रिस्पॉन्स इसको मिल चुका है। इसमें भी जिस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहा है उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कम से कम 50% के आसपास का पैसा यहाँ पे भी बन जाएगा, क्योंकि 334 रुपये का हायर बैंड पे अगर बुक बनती है तो 160 रुपये पर शेयर ग्रे मार्केट प्रीमियम देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि लिस्टिंग पर पैसा बन सकता है, ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है। ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि प्राइमरी मार्केट में हलचल काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सर, इकॉस इंडिया कल से खुला हुआ है और अभी कल तक खुला रहेगा, तो क्या अभी और अध्ययन करने की आवश्यकता है या अभी एक बार के लिए पैसे लगा सकते हैं यहाँ पर भी? देखिए, पूरा ओएफएस है तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा आईपीओ समझ में आया नहीं, लेकिन एक बार के लिए अगर आप चाहें तो आईपीओ लिस्टिंग गेंस के लिहाज से लगा सकते हैं, क्योंकि आईपीओ मार्केट में फिलहाल काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन तो आपको मिल जाएगा, लिस्टिंग गेन लेके बाहर निकल जाना चाहिए। बट अगर आप पर्सनली मेरी सलाह लेना चाहें, क्या मैं ऐसे आईपीओ में अप्लाई करता है जहाँ पूरा ओएफएस होता है, तो हिस्टोरिकली थोड़ा सा नेगेटिव लिस्टिंग ज़्यादा हुई है, तो मैं अपना लक नहीं आजमाना चाहूँगा, मैं अवॉइड की सलाह ज़्यादा दूंगा। बट चूंकि ओवरऑल ट्रेंड देखते हुए आईपीओ लिस्टिंग आ सकती है, लिस्टिंग गेन मिल सकता है, बट मैं अवॉइड की सलाह ज़्यादा दूंगा। अवॉइड की सलाह यहाँ पर ज़्यादा निकल करके आती हुई है फ़िलहाल के लिए। हाँ, अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह निकल करके आती हुई। बहुत सारे दर्शक जो हैं वो अपने सवाल भी भेजते रहते हैं आईपीओ से जुड़े हुए। तो एक दर्शक का सवाल आया है अरिहंत पावपत पंत जी का, मुक्का प्रोटीन के बारे में जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि 35 रुपये के भाव पर आईपीओ मिला था और अभी तक ये होल्ड कर रखे हुए हैं। कह रहे हैं क्या मुझे और भी ऐड करना चाहिए? मुक्का प्रोटीन सर, बहुत अच्छे रिटर्न तो अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं इनको। 35 रुपये के भाव पर इनको आईपीओ मिला था और अभी भी अगर हम देखें तो 40 रुपये के आसपास ही चल रहा है। अभी क्या करना चाहिए मुक्का के अंदर? 46-47 के आसपास का भाव है। देखिए, मुक्का में 84 दिन का आईपीओ बेस ब्रेकआउट बना था, बेस बना के इसने ब्रेकआउट दिया था, वहां से स्टॉक पुल बैक ले रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक हुआ था, लेकिन नया हाई नहीं बना। वहां से सेकेंड टाइम आ रहा है पुल बैक लेने के लिए, तो यहाँ से आपको 44 रुपीज़ का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। अगर 44 रुपीज़ नहीं टूटता है, हाई लाइकली है कि स्टॉक पहले 52 रुपये तक जाएगा, उसके बाद ये अपना ऑल टाइम हाई 56-57 की जो रेंज है उसको टेस्ट करने जाएगा। तो होल्ड करना चाहिए, मेरी सलाह होल्ड की रहेगी। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक और सवाल ले लेते हैं, फिर जो है एसएमई आईपीओ का रुख करते हैं, और वो है बंसल वायर को लेकर के एक आईपीओ सवाल आया है हमारे पास। और बंसल वायर पे हमें जो सवाल भेजा गया विजय कोहली जी की तरफ से भेजा गया है। कह रहे सर मेरे पास ना बंसल वायर का आईपीओ लगा था 250 रुपये पे, लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा है, क्या करें? प्लीज़ गिव मी सजेशंस। तो आपने 250 रुपये के भाव पर आईपीओ आपका लगा था और अभी 404 पे चल रहा है। तो पहले तो मुबारकबाद आपको, बहुत अच्छे मुनाफे में आप बैठे हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू आपका है। 5% की तेज़ी आज 4.5% की है। सर, बंसल वायर क्या अभी होल्ड करके चलें या एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? देखिए, बंसल वायर में 7 हफ्ते का आईपीओ बेस बना के ब्रेकआउट दिया है 372 रुपए पे। तो स्टॉक में अपसाइड दिख रही है 440 रुपए तक आती हुई। 440 के पास थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाएगा, वहां से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग या पुल बैक बनने की प्रोबेबिलिटी हाई है। मैं सजेस्ट करूंगा 440 के अराउंड एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ऑन द डिप्स वापस कंसिडर करा लीजिएगा, दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा जब ये थोड़ा सा पुल बैक ले ले। बट 440 के अराउंड एक बार एक्सटेंडेड रहेगा, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच संदीप जी के पास दोबारा चलते हैं और जरा एसएमई क्षेत्र के अंदर की हलचल को पकड़ते हैं, और बाकी जो आईपीओ खुले हुए हैं उस पर तो बाद में बात करेंगे। एक आईपीओ जिसकी जो है लिस्टिंग हुई है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं संदीप जी। मतलब 12 करोड़ रुपए कंपनी जो है मांग रही थी निवेशकों से कि 12 करोड़ रुपए दे दीजिए, और लोगों ने 4700-4800 करोड़ रुपए दे दिए। लिस्टिंग हुई, क्या कुछ रहा? जरा कहानी समझाइए, समझ में नहीं आ रहा एसएमई में हो क्या रहा है। 5000 करोड़ से ज़्यादा दे दिए वैसे तो, अगर आप नंबर्स को देखेंगे, क्योंकि 11.99 करोड़ का ये आईपीओ था। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल इसकी हम बात कर रहे हैं, और इसकी लिस्टिंग हुई। मैं लिस्टिंग की डिटेल आपको बताता हूँ, आपने नंबर चूँकि पूछा है। तो 11.99 करोड़ ये जुटाना चाहते थे और
418.8 गुना, ऑलमोस्ट 419 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था। तो अगर आप 11.99 को 408.8 गुना से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रकम आती है 5021 करोड़ रुपए की। तो 12 करोड़ ये जुटाना चाहते थे और 5021 करोड़ रुपए के जो रकम है वो बाजार देने के लिए तैयार था। लिस्टिंग बेहद सपाट हुई है क्योंकि ये आईपीओ बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया था और इनफैक्ट एक एडवाइजरी भी आ गई सेबी की ओर से। ये जो एसएमई आईपीओस को लेकर एडवाइस आ रही है उसको लेकर सतर्क रहने की जो बात सेबी ने करी, उसके बाद से हमने देखा है कि इस आईपीओ को लेकर भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स ठंडा सा होता हुआ दिखा था। भले ही 400 गुना से ज़्यादा ही भर गया था लेकिन लिस्टिंग एकदम सपाट हुई। 117 रुपये का इशू प्राइस था और हूबहू बीएसई के प्लेटफॉर्म जब लिस्टिंग हुई तो इसी भाव पर ये लिस्ट होता हुआ दिखा। अच्छी बात यह है कि लिस्टिंग होने के बाद इसमें 5% का जो ऊपर सर्किट है वो लगता हुआ दिखा है। तो अभी जो भाव है 122 के ऊपर आपको नजर आएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह का यूफोरिया बना जो न्यूज़ फ्लो में, जिस तरह से ये मीडिया में कवर हुआ और जिस तरह की खबरें आई हैं, मैं खबरें यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ, जिस तरह का मामला सामने आया, किस तरह से पैसा यहाँ पे रिसोर्स किया गया था, लेकिन उसके बाद से हमने देखा है कि पूरा यूफोरिया जो है वो ठंडा हो गया, सपाट लिस्टिंग हुई और उसके बाद केवल 5% का सर्किट आपको नजर आएगा। चलिए, अब खबरें आपने कहा नहीं बताते हैं तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, अगर ये खबरें जो है तो एक बार कंफर्म हो जाती हैं और तो निश्चित रूप से कल हम अपने दर्शकों को अवश्य बताएंगे। लेकिन जब तक पूरी तरीके से कंफर्म ना हो जाए तो हम चाहते नहीं हैं किसी भी तरह का कोई स्पेकुलेशन, कोई ऐसी बात जो कि अलग अलग सोर्सेज से आ रही है वो अपने दर्शकों को बताएं। सर, ये हो क्या रहा है और क्या इस तरह की घटनाएं जो है आपको लगता है एसएमई क्षेत्र के निवेशकों को बहुत गहरा आघात लगा सकती हैं? क्योंकि अब निश्चित रूप से सेबी की तरफ से बहुत सारी टिप्पणी आई है पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले एक साल के अंदर बहुत सारे खाली बातें भी कही गई, कुछ एक्शन भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर मामला हमेशा क्यों ऐसा लगता है कि डाइसी सा है कुछ? अब 12 करोड़ के बदले अगर मतलब इतने सारे पैसे मिल जाएं तो क्या कुछ कहेंगे आप? आपकी टिप्पणी इस पर क्या होगी? देखिए, जो सेबी की जो डर है उनका या जो एडवाइजरी वो दे रहे हैं कि पंप एंड डंप हो रहा है एसएमई क्षेत्र में, देखिए बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं यूफोरिया बन गया था। और जनरली जब भी यूफोरिया बनता है तो इस तरीके के शेयर्स या इस तरीके के जो हम कहते हैं मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वही हो रहा है और सेबी उस चीज़ के लिए एटलीस्ट इस बार प्रोएक्टिव है और पहले से एडवाइजरी या इस टाइप का क्वेश्चन नोट जारी कर रही है। तो मैं भी क्लियरली, आप देखिए, मेरा पहला सवाल यही होता है कि इसमें ओएफएस कितना है और इसमें फ्रेश इशू कितना है। अगर ओएफएस ज्यादा रहता है तो मैं जनरली अवॉइड कर देता हूं अनलेस कंपनी ने ओएफएस क्यों ला रहे हैं उस पर बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया हो और कपल्ड विथ नंबर्स हो, और वो जो क्लैरिफिकेशन है वो आपको सेटिस्फैक्टरी लगनी भी चाहिए। सिर्फ क्लैरिफिकेशन देना एक अलग चीज है और आपको वो सेटिस्फैक्टरी लगना एक अलग चीज है। तो 99% केसेस में वो चीज सेटिस्फैक्टरी नहीं लगती है। संदीप जी को याद होगा, आपके एक शो में लाइव था, मैं जब किसी मैनेजमेंट के साथ आप लाइव थे, मेरा पहला ही उनसे सवाल था कि ये जो आप ओएफएस ला रहे हैं इसकी वजह क्या है। बिल्कुल। तो उन्होंने क्लियरली बताया था कि कोई पुराना इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है, मैनेजमेंट में से कोई एग्जिट ऐसा नहीं आ रहा है और मैनेजमेंट ने कोई बोनस या डिविडेंड या इस टाइप की कोई चीज नहीं उठाई थी। तो थोड़ा सा उनको भी कैश की जरूरत थी जिसकी वजह से वो बेच रहे हैं, जो एटलीस्ट मेरे लेवल पे मेरे को सेटिस्फैक्टरी लगी थी। तो इन सारे आईपीओस में वो क्लैरिफिकेशन ही मिसिंग है। सेटिस्फैक्टरी लगने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं आता है, बड़े अगर ओएफएस आ रहा है तो मैं क्लियरली अवॉइड की सलाह देता हूं। लेकिन एसएमई में अब मुझे भी लग रहा है कि अब बहुत हद तक बहुत केयरफुल रहे कि आपको आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर आईपीओ अप्लाई कर दें, थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कीजिए, समझ में आए, अगर एक भी रेड फ्लैग दिखता है तो अवॉइड कर देना चाहिए। बिल्कुल एसएमई को लेकर के थोड़ा सा आप लोगों को जो है बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि और सब लोग निकल जाएंगे, फंसेंगे जो भोले भाले मासूम रिटेल निवेशक होते हैं, उन्हीं की समस्या बढ़ जाती है। संदीप बताइए, अभी फटाफट जो है कौन से इस समय एसएमई क्षेत्र के आईपीओ खुले हुए हैं? बाकी दो कंपनियों की अगर हम बात कर लें तो उसमें पहला नाम है जेबी लैमिनेशंस का। 27 तारीख को ये खुला था और आज ये बंद होने जा रहा है। 138 से 146 रुपये का प्राइस बैंड है। 66.72 करोड़ रुपये ये माफ़ कीजिए, करीब 89 करोड़ रुपये जुटाना चाहते हैं, जिसमें फ्रेश इशू 66.72 करोड़ का है। ओएफएस का पार्ट 22 करोड़ रुपये का है और 12.25 तक के नंबर्स आप देखें 110 गुना से ज़्यादा भर चुका है और ऑलमोस्ट जो हायर प्राइस बैंड 146 रुपये का, उतना ही ग्रे मार्केट का प्रीमियम आपको नजर आएगा 135 रुपये का। दूसरा नाम है इंडियन फॉस्फेट का। ये 26 तारीख को खुला था और ये आज ही बंद होता हुआ नजर आएगा। ये भी 94 से 99 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 67.36 करोड़ ये पूरी तरह से फ्रेश इशू है। कंपनी के पास ये रकम आती हुई दिखेगी और इसमें भी आप देखें 12.25 तक 35 गुना के आसपास के जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। 99 रुपये का हायर बैंड है और 85 रुपये पर शेयर ग्रे मार्केट प्रीमियम देने को तैयार है।
चलिए सर, इन दोनों में से किसी पर कोई विशेष टिप्पणी आपकी, अगर आपकी नज़रों से आईपीओ गुजरे हो तो? देखिए, इंडियन फॉस्फेट में बराबर बराबर का आईपीओ ओएफएस है, और ओएफएस और जो टोटल इशू है ये पूरा लगभग फ्रेश इशू दिख रहा है। तो इंडियन फॉस्फेट में हमारी तरफ से सब्सक्रिप्शन का मतलब सब्सक्राइब करने का सजेशन रहेगा। दूसरा, जेबी लैमिनेट्स में 66 करोड़ का फ्रेश इशू है, 22 करोड़ का छोटा ही सा ओएफएस है, तो बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पे इशू नहीं दिख रहा है। ये भी आपको आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए। दोनों पे लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छी मिलती हुई दिखेगी। लिस्टिंग के बाद हम वापस से प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे। उसके बाद अगर आईपीओ बेस बनता है तो फिर वापस से बाइंग की सलाह रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए आईपीओ अगर प्रॉफिट में लिस्ट होता है, जो कि लिस्ट होता हुआ दिख भी रहा है, तो आपको 2 से 3 दिन होल्ड करके प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये रहा यहाँ पर इसमें आईपीओस को लेकर के निकल करके आती हुई। इस बीच जो है एक और प्रश्न लेते हैं, उसके साथ इस सेगमेंट को हम समाप्त करना चाहेंगे। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है एचडी परमार साहब की तरफ से। परमार साहब कह रहे हैं, सर ओरिएंट टेक्नोलॉजी का आईपीओ अलॉटमेंट मिला था, अभी क्या होल्ड करना चाहिए? सर, ओरिएंट टेक्नोलॉजी में आपकी अगर व्यू हम जानना चाहेंगे कि अभी क्या करना चाहिए। अभी 317 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 206 के आसपास का इसका इशू प्राइस आया था। आपकी टिप्पणी क्या होगी? अभी तक ये होल्ड बन करके बने हुए हैं। देखिए, ओरिएंट टेक्नोलॉजी में यहाँ पे जो लिस्टिंग हुई है, ये दूसरे दिन शायद ये सर्किट पे है स्टॉक 5% के। फिलहाल जब तक सर्किट है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 1 से 2 दिन और होल्ड करके चलना चाहिए आपको। 1 से 2 दिन और होल्ड करना चाहिए। तो ओरिएंट टेक्नोलॉजी पे फिलहाल ये राय निकल कर आती हुई, बने रहिए अभी आप, तो ये आपके लिए सलाह है। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और आईपीओ बाजार की अपडेट हमको हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ऐसे ही मुस्कुराहट आपके चेहरे बनी रही, और क्या चाहिए। ऊर्जा आ रही है तो फिर मुस्कुराहट तो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, कार्यक्रम के बाद फिर मिलते हैं और ऊर्जा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ इस खास सेगमेंट में इतना ही। वाह, क्या आईपीओ है। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।